नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जैसा कि अगले वीडियो में मैं ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट के कुछ सवाल पूछे थे, उनमें से जो बचे हुए सवाल हैं उनको लेकर आई हूँ आपके समक्ष। तो ये प्रश्न है ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट से प्रश्न। ग्रुप डी में आपके 25 प्रश्न साइंस के पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है हमारा, द्रवों के प्रवाह एवं गाढ़ेपन की माप निर्धारित होती है। किससे निर्धारित होती है? सांद्रता से, विलयता से, परिमाण से या भार के द्वारा? किसके द्वारा गाढ़ेपन को निर्धारित करते हैं, उनकी माप को? तो हमारा इसमें जो ऑप्शन सही जाएगा ये है सांद्रता। सांद्रता क्या है? किसी तरल का वह गुण है जो तरल पर लगने वाले बाहरी बल का विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। यानी तरल पर लगने वाले बाहरी बल का जो विरोध करते हैं। अधिक श्यान द्रव की प्रवाह कैसी होती है? कम होती है। और कम श्यान द्रव की प्रवाह अधिक होती है। यानी अधिक श्यान वाले द्रव अधिक गाढ़े होते हैं। अधिक श्यानता वाले द्रव अधिक गाढ़े होते हैं। और जब अधिक गाढ़े होते हैं तो उनका प्रवाह कम होगा, और कम श्यानता मतलब थोड़ा ज्यादा तरल होंगे तो उनकी प्रवाह अधिक होती है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न है, लकड़ी का एक गुटका किसी मेज पर विक्रम में लिखा है, लेकिन यहाँ पर विराम अवस्था में है। इस गुटके पर कार्यरत बलों के विषय में क्या कहा जाएगा? यानी लकड़ी का एक गुटका जो मेज पर विराम अवस्था में रखा है, इस गुटके पर कौन सा बल कार्य करेगा? तो ऑप्शन है, इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य कर रहा है। दूसरा है, इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। तीसरा है, इस पर संतुलित बलों का कोई युगल कार्य कर रहा है। युगल नहीं, यहाँ युग्म होगा, युग्म कार्य कर रहा है। और चौथा है, गुरुत्वाकर्षण और घर्षण बल इस पर कार्य कर रहे हैं। तो इनमें से बताइए कौन सा सही जाएगा? तो अगर कोई लकड़ी का गुटका विराम अवस्था में रखा है तो उस पर क्या होगा? एक से अधिक संतुलित बलों का युग्म कार्यरत है। एक से अधिक संतुलित बलों का युग्म कार्यरत है, यहाँ पे युग्म होगा। यानी जब कोई वस्तु अस्थायी है तो उनका परिणामी बल जो होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। विराम अवस्था में रखी वस्तु विराम में बनी रहती है, इसलिए क्योंकि उनका जो परिणामी बल होता है वो शून्य होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम बताना है। तो आपको ये जानकारी होगी कि दांत दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है अस्थायी, दूसरा है अस्थायी। अस्थायी दांत कैसे होते हैं? अस्थायी दांतों की संख्या 32 होती है और अस्थायी दांतों की संख्या को हम दूध का दांत भी बोलते हैं, इनकी संख्या 20 होती है। तो देखते हैं दांत के जो 4 प्रकार हैं वो है कृतंक यानी इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलार्स और मोलार्स। इन्हें हम बोलते हैं ICPM। एक सेकेंड लाइन पे रहिएगा। ICPM। आई से आपका हो गया सी से हो गया केनाइन, ये आपका हो गया प्रीमोलर, और ये आपका हो गया मोलर। ठीक है, ये आपके दांतों की संख्या हो गई, यानी कृतंक, रत्नक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। इनका फार्मूला ऐसे भी होता है जैसे ICPM। ये आपका हो गया। दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। दांतों की संख्या 32 होती है। तो आपका इंसेजर कितना होगा? फार्मूला समझिएगा, 21-23 बोलते हैं इसको, 21-23, यानी इनकी संख्या 2 होती है। तो ये आपका एक पार्ट का है, यानी इनकी संख्या 4 होती है। आपका जो सामने 4 दांत पाए जाते हैं यही होते हैं। तो इधर से आपका फार्मूला दिया गया है। तो आपका निचले जबड़े में 21-23 का फार्मूला दिया है, तो आपका इनकी संख्या हो जाएगी, यानी 2 एक साइड में, 2 दूसरी साइड में, तो कितनी हो जाएगी? 4, और ये इनकी संख्या 2, और ये कितने हो जाएंगे? 4, और ये इनका 6। तो 4 2 6, 6 4 10, 10 6 16, यानी निचले जबड़े में 16 और ऊपरी जबड़े में 16। अब इनको बताना है आगे से पीछे की ओर क्रम क्या है। तो आपके जो सामने के दांत होते हैं 4, उन्हें हम बोलते हैं इंसाइजर, यानी कृतंक, काटने के लिए। ठीक है, दूसरा है रत्नक, जो बड़े वाले दांत साइड में एक एक होते हैं दोनों तरफ, उन्हें बोलते हैं रत्नक। उसके बाद आपका प्रीमोलर होता है, अग्रचर्वणक, और उसके बाद चर्वणक होता है। तो आपका ऑप्शन में पहला सही
जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है। साइकिल के पहिए दर्शाते हैं वृत्तीय और स्थानांतरीय गति, स्थानांतरीय और आवर्ती गति, वृत्तीय और आवर्ती गति। चौथा है वृत्तीय, स्थानांतरीय और आवर्ती गति। तो इनमें से बताना है कौन सा सही जाएगा, यानी कोई साइकिल सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है, तो इस पे कौन गति है। तो इसमें हमारा जो सही जाएगा वृत्तीय। वृत्तीय का मतलब क्या हुआ, एक ही अक्ष पर लगातार घूम रही है, यानी एक अक्ष पर लगातार घूम रही है तो वृत्तीय गति तो हो ही रही है। दूसरा है स्थानांतरीय गति। स्थानांतरीय गति भी हो रही है क्योंकि स्थान परिवर्तन हो रहा है, स्थान परिवर्तन के कारण स्थानांतरीय गति हो रहा है, तो पहला सही है। दूसरा है स्थानांतरीय और आवर्ती गति। तो आवर्ती गति नहीं होता है। आवर्ती गति क्या होता है, आवर्ती गति वह गति होता है कि गतिमान वस्तु जो वस्तु होती है वो एक ही दूरी को बार बार जब तय करती है। लेकिन क्या हमारी साइकिल जो चल रही है वो स्थान परिवर्तन कर रही है, एक ही दूरी को बार बार नहीं तय कर रही है, तो इसमें आवर्ती गति नहीं होगा। तो इसमें जो हमारा सही जाएगा ये है वृत्तीय और स्थानांतरीय गति, स्थानांतरित और वृत्तीय गति। अगला प्रश्न है, लाल रस का कार्य है। लाल रस का कार्य क्या है, लाल रस में एंजाइम कौन सा होता है, तो टाइलिन एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम। इनका कार्य क्या होता है, मंड यानी स्टार्च को वसा में परिवर्तित करता है, या मंड को शर्करा में परिवर्तित करता है, या कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में परिवर्तित करता है, या श्वास नली में खाद्य कणों के प्रवेश को रोकता है। तो इसमें जो हमारा सही जाएगा ये आपका मंड को शर्करा में परिवर्तित करता है, मंड को शर्करा में परिवर्तित करता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से सत्य कथन छाटिए। आपको इनमें से सही कौन सा है बताना है। पहला बेकेलाइट थर्मोप्लास्टिक है, जबकि मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। मेलामाइन यानी थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में पूछा गया है। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जिनको एक बार आकार देने के बाद पुनः यानी उन्हें अधिक ताप देकर फिर उन्हें दूसरे आकार में परिवर्तित किया जाए, तो थर्मोप्लास्टिक होते हैं। और दूसरा थर्मोसेटिंग पूछा गया। थर्मोसेटिंग वो होते हैं कि एक बार आकृति देने के बाद उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, यानी एक बार उनका उपयोग कर लिया गया तो उन्हें फिर किसी और आकार बनाकर या इससे कोई और दूसरा सामान बनाकर हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक हो गया। बेकेलाइट और मेलामाइन थर्मोसेटिंग है तो ये आपका गलत जाएगा, ठीक है। बेकेलाइट और दूसरा है मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक है, ये भी नहीं। इनमें बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, यानी इनको एक बार आकार देने के बाद दोबारा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं इसमें। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं एवं उनके उपयोग को सही सुमेलित कीजिए। धातु और उनका उपयोग दिया गया है, उनको सही से मिलाना है कि किसका उपयोग किसमें किया जाता है। आयोडीन है, मरकरी है, एल्यूमिनियम और क्लोरीन है। तो आयोडीन का उपयोग जल शोधन में करते हैं, या घाव पर करते हैं, या तापमापियों या खाद्य पदार्थों में। तो आयोडीन का उपयोग जो हम करते हैं ये घाव पर करते हैं आयोडीन का। और मरकरी का उपयोग हम करते हैं तापमापियों में। किससे करते हैं, तापमापियों में। एल्यूमिनियम का उपयोग हम करते हैं खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में। और चौथा जो हमारा आ रहा है क्लोरीन, क्लोरीन का उपयोग जल शोधन में करते हैं। किसमें करते हैं, जल शोधन में। तो समझ में आ गया होगा, आयोडीन घाव धोने पर, मरकरी तापमापियों में, एल्यूमिनियम खाद्य पदार्थों के पैकेजिंग में, और क्लोरीन जल शोधन में। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दैनिक जीवन से संबंधित निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है, चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामाइन का उपयोग किया जाता है। जी बिल्कुल किया जाता है। अगला है, जब भोजन खराब होता है तो वह दुर्गंध उत्पन्न करता है। ये भी सही है। तीसरा है, सेब के टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो वह भूरा हो जाता है। ये भी सही है। इसमें आपको बताना है कौन सा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो 3 एक भौतिक परिवर्तन है, 3 एक भौतिक परिवर्तन है सेब को। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन अगर होता है तो उसके रंग रूप आकार में परिवर्तन होता है, लेकिन भौतिक परिवर्तन में हम पुनः आकार में ला सकते हैं अगर किसी
भौतिक परिवर्तन होता है। तो सेब को अगर काट के रखते हैं, भूरा हो जाता है, तो फिर पुनः उसके कलर को हटा के हम सेब को उसके पहले के कलर जैसे नहीं कर सकते हैं, उसी कलर को। तो ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। दूसरा है 2 और 3 भौतिक परिवर्तन है। 2 कौन, चींटी काटना, ये भी गलत जाएगा। तीसरा देखते हैं, सभी रासायनिक परिवर्तन है, ये सही जाएगा। तो इसमें हमारा कौन सा सही है, सी सही है, यानी तीनों रासायनिक परिवर्तन है। अगला है प्रश्न हमारा, हवा उष्मा के स्रोत के समीप गर्म हो जाती है तथा ऊपर उठ जाती है तथा पार्श्वों से आकर हवा इसका स्थान ले लेती है। इसी प्रकार हवा तेल हीटरों से भी गर्म होती है। यह कौन सी प्रक्रिया है, संवहन प्रक्रिया है, विकिरण प्रक्रिया है, विसरण है या संचालन। तो ये कौन सी प्रक्रिया है, यानी तेल में पूछा, तेल है तो तेल कौन सा जाएगा, संवहन। हवा में भी है संवहन, कौन सी प्रक्रिया होगी, संवहन प्रक्रिया होती है। तो तेल हीटरों में द्वारा और हवा संवहन विधि में कौन सी होती है, संवहन विधि होती है। गैस और द्रव में उष्मा का संचरण किस विधि से होता है, संवहन विधि से होता है, क्योंकि इसमें बोला गया है ना कि हवा और तेल, तो द्रव और उसमें गैसों में किसमें अगर संचरण होगा, संवहन विधि से होगा। इस विधि में द्रव और गैस के कारण क्या होता है, गर्म भाग से उष्मा लेकर स्वयं हल्के होकर ऊपर उठ जाते हैं और फिर वहां ठंडे भाग की ओर चले जाते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, स्थिर अवस्था में द्रव केवल लंबवत दिशा में दाब डालता है, केवल नीचे में दबाव डालता है, सभी दिशाओं में दबाव डालता है, केवल पार्श्व की ओर दबाव डालता है। तो इसमें हमारा जो सही जाएगा ये है आपका, सभी दिशाओं में दबाव डालता है। अगला प्रश्न है, पढ़ने में काम आने वाले चश्मे में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। पढ़ने वाले चश्मे में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। पहला है उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस, तीसरा है साधारण लेंस और चौथा है समतल दर्पण। क्या है, समतल दर्पण। तो व्यक्ति यदि पुस्तक पढ़ता है और पढ़ने में परेशानी हो रही है तो उसे कौन सा रोग होगा, दूरदृष्टि। किस रोग से पीड़ित होगा, दूरदृष्टि रोग से पीड़ित होता। और इसके निवारण के लिए किसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। और जब निकट दृष्टि दोष होता है तो किसका उपयोग होता है, अवतल लेंस का। तो अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला और लास्ट प्रश्न है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किसमें पाई जाती हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किसमें पाई जाती हैं, अमाशय में, अग्नाशय में, यकृत में या हृदय में। तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, ये आपकी पाई जाती हैं अग्नाशय में पाई जाती हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं अग्नाशय में पाई जाती हैं। इसमें जो बीटा कोशिकाएं होती हैं, वो लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती क्या है, ये कई छोटे छोटे संरचना में बनी होती हैं। इसमें कोई नलिका नहीं होती है। इन्हीं को हम अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। यानी अंतःस्रावी कौन सी होती है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं। इसमें जो बीटा कोशिकाएं होती हैं वो इंसुलिन का स्राव करती हैं और जो अल्फा कोशिकाएं होती हैं वो किसका, ग्लूकोज का करती हैं, वे ग्लूकोज बनाती हैं और ये हार्मोन में रक्त और शर्करा पर नियंत्रण रखती हैं। इनकी खोज पॉल लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने किया था। उन्हीं के नाम पर इनको लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते। तो और अग्नाशय होता कहाँ है, ये अमाशय और ड्यूडेनम के बीच में पाया जाता है। ये हमारा इतने प्रश्नों का सेट था जो कि परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ऐसी वीडियो आपको पानी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे जैसे ही वीडियो पड़ता है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।